हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। तो हमारे पिछले वीडियो में वरुण बेवरेजेस वाला जो वीडियो मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उस पर हमारे एक सब्सक्राइबर है ब्रूटल करके, उन भाई ने कमेंट किया था कि एस्ट्रल पाइप्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो डाल देना। जो वरुण बेवरेजेस वाला वीडियो था वो भी मैंने उनके कहने पर ही डाला था। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो आपके सजेशन वाले जो स्टॉक्स है या फिर इनफैक्ट फॉर दैट मैटर म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी ऐसा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स और इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रल पाइप्स का टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी तो आपके सामने एस्ट्रल पाइप्स का चार्ट दिखता होगा, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर है ना, मैंने क्या किया है, जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट था यानी कि 2023 के मार्च का लोवेस्ट पॉइंट 1286 का, उधर से फिबोनाची को प्लॉट करके इसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, जो कि था जुलाई 2024 में, यानी कि आज से 4-5 महीने पहले का ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर फिबोनाची का एक अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है 0.6 का लेवल, और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जो कि 1739 का है। अभी अगर आप में से किसी ने मेरा फिबोनाची वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख लेना, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि फिबोनाची कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टूल है। जिस किसी को ऑलरेडी पता है कि फिबोनाची कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, तो जो दूसरे व्यूअर्स है वो लोग को भी हेल्प हो जाएगी। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप देखोगे अच्छा खासा इधर यहाँ पर दो हैमर कैंडल बनाया हुआ है। अभी जैसे ही अगेन ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग कुछ देर में करेंगे। तो अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मुझे यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनानी है तो जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता है, दोनों कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है और क्लोजिंग नहीं होती है साथ ही साथ वीकली टाइम फ्रेम पर, तब तक मैं एंट्री नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये मेरा जो स्टॉक है ये कहाँ पर ख़राब हो जाएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। आप देखोगे यहाँ पर एक शोल्डर हो गया, दूसरा यहाँ पर हेड हो गया, और अगर यहाँ पर अभी ऊपर जाके ऐसा अगर बन जाएगा तो हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए ये स्टॉक वीक हो जाएगा। बट ये कब वीक होगा, जब वो ऐसा हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना के और ये जो इसकी नेकलाइन है वो ब्रेक करेगा तब। अगर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया और तभी ही हम लोग इसको सेल कर देंगे। इसका जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग का चार्ट पैटर्न के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो है, आप वो भी जाकर देख सकते हो, जिससे आपको हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न और उसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न है वो आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसके अंदर ये जो लेवल है, जो फिबोनाची का लेवल तो समझ में आता है, जो इसके ऊपर वाला लेवल है वो मैंने क्यों मार्क करा। अभी अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी इस लेवल को काफ़ी बारी रिस्पेक्ट करा है। आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, काफ़ी बारी रिस्पेक्ट करा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आप जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ तो कहीं ना कहीं आपको डबल बॉटम टाइप एक पैटर्न दिखता होगा। ठीक है, ये क्लियरली अभी तक ऑब्वियसली बना नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक विजिबल होता रहेगा। मैं अगर आप लोगों को आर्ली टाइम फ्रेम पर लेके जाओ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये यहाँ पर एक बॉटम, ये डब्लू बना और ये दूसरा बॉटम। ठीक है, जो मेरी ड्राइंग खराब हुई है उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि मैं माउस पैड से बना रहा हूँ। तो हाँ, तो अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये कहीं ना कहीं यहाँ पर से हम लोग एक बुलिश मोमेंटम दिख सकता है, बट जैसा कि मैंने कहा कि जब तक ये जो इसका कैंडल का हाई है तब तक ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम लोग इसके ऊपर एटलीस्ट मैं बाइंग या सेलिंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में या मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, दूसरी बात, ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में भी, वरुण बेवरेजेस वाले वीडियो में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, ब्रूटल भाई आपने सजेस्ट करा, थैंक यू उसके लिए, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन कृपया करके खुद का एनालिसिस करने के बाद ही पोजीशंस बनाना। मेरे कहने पर बाय या सेल नहीं करना, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि एस्ट्रल पाइप्स टेक्निकली और फंडामेंटली मुझे कैसे लग रहा है। साथ ही साथ हम लोग यूजुअली ये सारे वीडियोस में हम लोग कुछ डेटा पॉइंट्स देखते हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो अभी तक तो टेक्निकली ये मुझे ज़्यादा अभी ये मेरे लिए, अगर आप जैसे कहते हो कि बाई करना है कि सेल करना है कि वेट करना है, फ़िलहाल मेरे लिए अभी ये वेट जोन में है। जब तक कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा
हाई ब्रेक होने के बाद मैं बाई करने का सोचूंगा। सेल करने का तो ऑब्वियसली तभी सोचूंगा जब ये जो हम लोग का जो सपोर्ट का लेवल है वो ब्रेक होगा तब। ठीक है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अभी चलिए हम लोग करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस एस्ट्रल पाइप्स का। एस्ट्रल पाइप्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, ताकि हमारी अगली वीडियो जो भी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं आपके सजेशंस पर कुछ वीडियोस बना दूं और उससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, या स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक्स है या कौन सी स्ट्रैटेजीज है, वो सब कुछ अगर आप लोग को सीखना है, समझना है, तो ज़रूर कमेंट करना। अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाए वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, टेक्नो फंडा एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग, आईपीओ के ऊपर वीडियोस बनाए। सबके वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। बट अभी तक मैंने कोई डेडिकेटेड पर्सनल फाइनेंस के ऊपर वीडियो नहीं बनाया, या डेडिकेटेड मैंने कोई दूसरे एसजीबीज या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं वो सारे वीडियोज़ भी बनाऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। अभी अगर हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो इधर जो मार्केट कैप है वो है 48,168 करोड़ का। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्केट कैप है, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनी ही कंसिडर होगी। करंट मार्केट प्राइस ऑलरेडी इधर 1793 का है। डिविडेंड यील्ड 0.21% का है। बुक वैल्यू जो है वो 119% की है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो बुक वैल्यू के हिसाब से ये अच्छा खासा ऊपर ट्रेड कर रहा है, 13-14% के आसपास ये बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 13-14 टाइम्स, परसेंट नहीं, 13-14 टाइम्स यानी 13-14 गुना बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉक का पीई है वो 88.3 रुपीज़ है। जो इंडस्ट्री का पीई है वो 30 है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पीई को आइसोलेशन में नहीं देखते, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर आप लोगों को ये सब रेशियोज़ के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा। आर ओ सी 23.2 का है, आर ओ ई 18% का है, जो कि दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फेस वैल्यू 1 का है, जिसको हम लोग ज़्यादा कुछ कंसिडर करेंगे नहीं। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो 54.1 का है। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है। प्रमोटर होल्डिंग्स अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में देखोगे, यानी कि सिर्फ अकेले में देखोगे, तो आपको लगेगा भाई बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हम लोग ये आगे समझेंगे कि कैसे हम लोग को प्रमोटर होल्डिंग वो सब देखना चाहिए। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी कम है। अभी अगर हम लोग कंपनी के बारे में अगर कुछ ज़्यादा और डिटेल्स देखेंगे तो सबसे पहले मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड, यानी कि जो एस्ट्रल पाइप्स है उसका पूरा नाम है ये। ये जो एस्टैब्लिश हुई थी, यानी कि जो बनी हुई थी 1996 में बनी थी। ठीक है, अभी एस्ट्रल का सबसे की पॉइंट या उसका जो क्या कहते हैं उसके स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, जो उसका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, स्ट्रेंथ्स क्या है कंपनी की। अभी अगर हम लोग देखेंगे, एस्ट्रल इज अमंग्स द लीडिंग प्लेयर्स इन द सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, अभी सीपीवीसी पाइप्स कौन से होते हैं मालूम है क्या? जो एक आपके घर पे एक नॉर्मल पाइप होता है जिसके अंदर से पानी आता है, कोई वो मेटल के पाइप हो सकते हैं, कोई नॉर्मल प्लास्टिक के पाइप हो सकते हैं। अभी वो प्लास्टिक के पाइप्स में ही ना एक वाइट कलर का एक पाइप आता है जिसके ऊपर रेड कलर के ऐसे एक लाइन्स होगी, डिज़ाइंस होंगे, वो वाले पाइप्स होते हैं जो थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं नॉर्मल पीवीसी पाइप्स के हिसाब से। ठीक है, बट सीपीवीसी पाइप्स नॉर्मल पीवीसी पाइप से थोड़े से महंगे आते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो अच्छा खासा चलता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के पाइप्स माने जाते हैं। इट वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च लेड फ्री पीवीसी पाइप्स इन 2004 एंड लेड फ्री यूपीवीसी कॉलम पाइप्स इन 2012। तो ये लोग ने सबसे पहली कंपनी थी जो लेड फ्री, यानी कि लेड जो केमिकल होता है जिसकी वजह से नेस्ले मैगी के ऊपर केस चला था 2015-16 में, याद है आप सभी को? तो वो जो लेड जो पाया गया था, जो लोगों ने कहा था कि मैगी में लेड मिलता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारी वो सब हो सकती है, ये वो, तो उसकी वजह से मैगी को 2-3 साल बैन कर दिया था। तो ये वो एक केमिकल होता है, तो ये लोग ने वो केमिकल हटा के वैसे पीवीसी पाइप्स बनाए, क्योंकि क्या होता है अभी वही पाइप से हमारे घर में पानी आएगा, तो अगर हम लोग वो पानी पियेंगे तो इसका ये हो सकता था कि भाई वो लेड हमारी बॉडी में जाके हम लोग को कहीं ना कहीं बीमारी दे सकता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा इनोवेशन था। बाय द वे, नेस्ले की बात करते करते मुझे याद है कि नेस्ले के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला था, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, वो भी पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एस्ट्रल ने क्या किया, एडेसिव बिजनेस, यानी कि जो फेविकॉल सब वाला जो बिजनेस होता है, चिटकाने वाला बिजनेस, सीमेंट वो सब एडेसिव में आ जाता है, जोड़ने वाला बिजनेस। ठीक है, तो वो लोग ने 2014 में एक्विजिशन करा सील आईटी सर्विसेज लिमिटेड का, जो यूके बेस्ड कंपनी है, और एक रेसिनोवा केमिकल लिमिटेड कंपनी, जिसको नवंबर 2014 में ये लोग ने एक्वायर करा। तो आप देखो कि 2014 में ही 2 एक्विजिशन करके ये लोग ने अपना जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ा दिया। जहाँ पर वो लोग पहले सिर्फ पाइप
वो सब में काम करते थे। अब ये लोग ने एडेसिव में भी काम करना शुरू कर दिया, केमिकल्स सबसे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड काम करना चालू करते हैं। तो ये लोग ने जो अपना जो क्या कहते हैं जो एरिया ऑफ बिजनेस है उसको थोड़ा थोड़ा ये लोग ने बढ़ा दिया है। मतलब एक हिसाब में देखा जाए तो लोग ब्रॉडर एक ही इसमें काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से कंसिडर में ही होगा, क्योंकि पाइप जो होता है पाइप को ऑब्वियसली जोड़ने के लिए काफ़ी लोग उसको वो एक फेविकॉल लगाते हैं, फिर एक वो वाइट कलर की एक रस्सी आती है उसको लगा के पाइप को जोड़ा जाता है, नल को जोड़ा जाता है। तो वो सब चीज़ें होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट लूँगा तो ऑब्वियसली मैं उसी प्रोडक्ट का दूसरा, मतलब अगर मैं पाइप एस्ट्रल से ले रहा हूँ तो मैं नल भी एस्ट्रल से लेना पसंद करूँगा। फिर उसका जो फेविकॉल हो या जो भी जो एडेसिव जो लिक्विड रहता है वो भी मैं वो लोग से लेना पसंद करूँ, ताकि एक ही कंपनी का सब कुछ है। क्योंकि वो लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो लोग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, करेक्ट। तो इसके लिए वो भी ये लोग ने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मुझे यहाँ पर ये लोग का की पॉइंट लग रहा है। अभी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो यानी कि ये लोग किस किस चीज़ में काम करते हैं। लोग की वाटर टैंक्स है, ठीक है, जैसे कि हम लोग एड्स में देखते थे सिंटेक्स की टाकी होती है, वैसे ये लोग एस्ट्रल की टाकी है, घर के लिए भी टाकी आती है, बिल्डिंग्स सब के लिए टाकी आती है। फॉसेट्स यानी कि नल्स सब हो गए, सैनिटरी वेयर हो गया, पेंट्स हो गया अपार्ट फ्रॉम प्लास्टिक पाइप्स एंड एडहेसिव पेंट्स यानी कि जो घर में जो कलर होता है वो सब। इट इंक्लूड्स अराउंड 37 डिफरेंट वेरिएंट्स इन इट्स पाइप्स एंड वाटर टैंक सेगमेंट्स एंड अराउंड 23 वेरिएंट्स इन एडहेसिव सेगमेंट्स। ठीक है, तो 37 अलग अलग के पास पाइप्स और वाटर टैंक्स है और 23 अलग अलग के पास एडहेसिव्स है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। अभी रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लेते हैं। तो जो पाइपिंग डिवीजन से वो लोग का 73% रेवेन्यू आता है, जो कि समझ में आता है कि ऑब्वियसली ये लोग का जो लेगेसी है, जो ये लोग का कोर बिजनेस है वो पाइप का है। बाद में ये लोग ने एडेसिव को ऑब्वियसली इंक्लूड किया अपने अंदर, बट सबसे पहले लोग जो शुरू हुए थे वो लोग पाइप से शुरू हुए थे। अभी ये लोग के पास प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वही पीवीसी पाइप जो हम लोग ने बताया, जो नॉर्मल वाले पाइप्स आते हैं, सीपीवीसी पाइप्स, लेड फ्री पीवीसी प्लम्बिंग सिस्टम्स फिटिंग इंक्लूडेड ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइप्स, प्लम्बिंग सिस्टम्स और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सब ऑब्वियसली ये सब से हम लोग को ये भी समझ में आता है कि पाइप्स, क्योंकि यूजुअली अगर आप पाइप्स बोलोगे तो ये सिर्फ समझ आएगा अरे घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है, बट काफ़ी सारी जगह पाइप्स यूज़ होता है। अब आप मॉल में जाके देख लोगे, मॉल में क्योंकि पानी चाहिए, फायर स्प्रिंकलर चाहिए, उधर होगा एग्रीकल्चर में होगा, बड़े बड़े खेत हो सब रहते हैं, उधर लोग पाइप का पूरा वो ड्रेनेज वो सब लगवाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जगह ये सब यूज होता है। वो सिर्फ घर के लिए या बिल्डिंग के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ये भी हम लोग को एक अच्छे से समझ में आता है। अभी इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, दो तरीके के ग्रोथ होता है, एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसे मान लो अभी मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, अभी आप सभी लोगों ने मुझे जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हो आप लोगों ने सब्सक्राइब करा है, नहीं करा तो अभी तक कर लेना प्लीज़। तो अब आप मैं बिना कोई ऐड चला के मैं ये चैनल को रन कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब मैं खुद के हिसाब से ग्रो कर रहा हूँ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है कि जैसे मैंने एड्स वैड चला दिया, ठीक है, या मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को पैसे दे दिए कि मेरा चैनल प्रमोट कर दे, ठीक है, तो मैं पैसे दे के मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। दोनों में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। तो ये लोग का इनऑर्गेनिक ग्रोथ, अभी ये लोग को पता था कि ये लोग को अगर दूसरे सेगमेंट में जाना है तो ये लोग नई कंपनी बनाएंगे तो शायद लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये लोग ने क्या करा, जो दूसरी कंपनी है रेक्स पॉली एक्सट्रूशन, ठीक है, रेक्स पॉली एक्सट्रूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो लोग ने इसको खरीद लिया 2020 में, ठीक है, जिसके अंदर ये लोग का केबल प्रोटेक्शन, कॉरुगेटेड पाइप्स, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, पाइप्स फॉर सब सर्विस, ड्रेनेज, ये सब में ये लोग का और ये लोग का पोर्टफोलियो बढ़ गया। तो इसके अंदर कैसा होता है, अगर मैं कंपनी खरीद लूँ तो कंपनी के कस्टमर्स भी एक ही समय मेरे हो जाएंगे ना, सारे क्लाइंट्स भी मेरे हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी वो लोग को माल बेच रही थी, अभी वो कंपनी को ही मैंने खरीद लिया दूसरी कंपनी को, तो अभी वो कंपनी डायरेक्टली मेरे साथ डील करेगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात हो जाती है। फिर उसके बाद जो अधेसिव डिवीजन है ये लोग का, उधर 27% का रेवेन्यू आता है, जिसके अंदर वॉल पुट्टी होता है, सिलिकॉन सीलेंट्स होता है, जो जिसको हम लोग वो कहते हैं जो 10-15 रुपए का नहीं, एक वो आता है सील आता है, एम सील जो होता है वो सब, सिलिकॉन सील्स वो सब होता है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स होता है, सीमेंट होता है, टेप होता है, तो ये सब कुछ एडेसिव बिजनेस में आ जाता है। तो ये उन लोग का टोटल मिलाकर 27% का ग्रोथ देता है। अभी इसमें भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, ये लोग ने रेसिनोवा केमिक लिमिटेड एंड सील आई टी सर्विसेज को ये लोग ने एक्वायर करा था। जो सील आई टी है वो यूके में बेस्ड है और उसका प्रेजेंस यूके और यूएस में है। तो ये लोग का इससे ये भी समझ में आता है कि ये लोग यूएस में या यूके में भी ऐसे जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उधर भी ये लोग डील करते हैं। जो अगले पॉइंट में उधर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल प्रेजेंस, द कंपनी हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस इन 3 कंट्रीज विद एन एक्सपोर्ट प्रेजेंस इन 25+ कंट्रीज।
इट अर्नड 8% ऑफ इट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन सेल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। 92% इंडिया से वो लोग कमा रहे हैं, 8% वो लोग सेल कर रहे हैं यूके यूएस में और भी दूसरी कंट्रीज़ में। यहाँ पर ये लोग ने कंट्रीज़ का नाम नहीं दिया है आप, लेकिन ये लोग का जो DRHP वो सब जो था और जो ये लोग का कॉन कॉल वो सब रिपोर्ट है, आप वो सब भी जाके पढ़ोगे तो एनुअल रिपोर्ट वो सब उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी जो 25+ कंट्रीज़ है उसमें से कोई भी 5 कंट्रीज़ के नाम आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो लोग बोल रहे हैं कि ये लगा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वो 3 कंट्री में प्रेजेंट है, और जो एक्सपोर्ट ये लोग करते हैं वो 25 से ज़्यादा कंट्री में करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी क्या है ये लोग की, यानी कैपेसिटी कितनी है। तो जो पाइप्स का कैपेसिटी वो 2 लाख, मोटा मोटी 2,90,000 मेट्रिक टन पर एनम है, और जो एडेसिव्स है वो 1,01,435 मेट्रिक टन पर एनम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे Q2 FY 2024, Q2 यानी Q2, ठीक है, जो हम लोग का अप्रैल से जून वाला जो महीना रहता है, अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर रहता है, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो एस्ट्रल हैज़ 8 पाइपिंग एंड वाटर टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड 5 एडेसिव एंड सीलेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब, 3 विद इन इंडिया एंड 1 ईच इन यूएस एंड यूके। तो ये लोग का जो यूएस और यूके में जो फैसिलिटी है वो सिर्फ एडेसिव यानी ग्लू वो सब वाली जो ये लोग का जो बिजनेस है ये उसमें है। बाकी लोग की 8 स्पेसिफिकली वो पाइपिंग और वाटर टैंक की फैसिलिटी है मैन्युफैक्चर के, वहाँ पर लोग माल ये लोग का बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली लोग सप्लाई वहाँ से करेंगे। और ये लोग का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अगर आप यहाँ देखोगे, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एस्ट्रल हैज सेट अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज अक्रॉस इंडिया टारगेटिंग ईच रीजन नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट। ठीक है, तो आप सभी को मालूम रहेगा कि 4 रीजन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये लोग ने अभी अगर मुझे समझो मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर केरला में, अगर मुझे माल बेचना है पंजाब में, तो मैं वहाँ से मुझे डिलीवर करने के लिए मुझे ट्रक वक वो सब लगेगा, तो उसका मुझे लॉजिस्टिक कॉस्ट जाएगा, मतलब लॉजिस्टिक यानी कि जो सामान को जो मुझे यहाँ से वहाँ भेजना पड़ता है ठीक है, तो उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा जाएगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा कि मैं एक फैसिलिटी दिल्ली में समझो मान लिया, तो दिल्ली से पंजाब कम खर्च आएगा, जहाँ पर अगर मान लो केरला से अगर मुझे पंजाब जाना है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 1 लाख रुपये खर्च आ रहा है, तो दिल्ली से पंजाब जाने के लिए मुझे शायद 20,000 रुपये खर्च आएगा, तो वहाँ पर मेरा 80,000 रुपये बच जाएगा। या अगर मान लो 50,000 भी आया तो भी मेरा 50,000 बच जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। साथ ही साथ आप देखोगे द कंपनी हैज़ ऑल्सो सेटअप इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ईस्टर्न इंडिया एट भुवनेश्वर उड़ीसा। तो आप देखोगे उड़ीसा का, जैसे कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में भी डिस्कस करा कि उड़ीसा में अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में दिख सकती है, कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी वहाँ पर अपने प्लांट्स, अपने फैक्चरिंग फैसिलिटीज़ सब बना रहे हैं। तो उड़ीसा वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। एक्सपेंशन प्लान्स की अगर हम लोग बात करें, तो ये लोग जो है वो लोग प्लान मतलब कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का सोच रहे हैं, जो भुवनेश्वर वाला प्लांट है उधर। और कंपनी सेटिंग अप 3 न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुवाहाटी में, हैदराबाद और कानपुर में। और ये जो फैसिलिटी है ये सब शुरू होगी 2024 से 2025 के बीच में। और ये लोग ने 300 से 350 करोड़ हर एक साल ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कैपेक्स में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कि यानी कि जो ये लोग का जो एक्सपेंशन है वो करने का सोच रहे हैं साल 2024 से 2026 के बीच में। ठीक है, और ये जो फंड होगा ये इंटरनल अक्रूवल से फंड होगा, यानी कि जो भी पैसे कंपनी कमा रही है तो वही कंपनी वो लोग उसको फंड करके उसी पैसे से ये लोग बढ़ाने का सोचेंगे, ना कि ये लोग डिविडेंड देने का सोचेंगे। तो जो कोई भी अगर ये सोच रहा है कि मैं कंपनी मतलब ये स्टॉक बाय कर लूँगा इसका डिविडेंड आ जाएगा, तो ये ध्यान देना कि शायद आने वाले टाइम में डिविडेंड ना मिले, या जितने मिलते थे उससे कम मिलेंगे। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, जो कि अगेन अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही है। जब एक बार एक लेवल आ जाएगा कि आप यहाँ से आगे और ग्रोथ नहीं कर सकते हो, फिर डिविडेंड देना लाजमी सी बात है। ठीक है, अभी अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करेंगे, तो द कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 2750+ एंड 1,93,000 डीलर्स अक्रॉस इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज। 27,500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 1,93,000 डीलर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। अभी अगर यहाँ पर देखोगे तो सबसे अच्छा जो बिजनेस है ये लोग का वेस्ट और साउथ इंडिया में, वाइल इट्स प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विद द कमीशन ऑफ न्यू प्लांट्स। अभी इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है वेस्ट और साउथ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पाइपिंग वो सब का जो बिज़नेस है वो आता है साउथ के साइड से, साउथ वाले रीजन से। ठीक है, अभी इसका रीज़न मुझे नहीं पता सच कहूँ तो, बट जो जितना भी मैंने रिसर्च करा है उसके हिसाब से मुझे पता चला है कि साउथ से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है, जो पाइपिंग इंडस्ट्रीज वो सबको है। तो इलाका जो प्रेजेंस है ऑलरेडी साउथ में ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एडेसिव बिजनेस की बात करें तो उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वो नॉर्थ इंडिया में, यानी कि दिल्ली पंजाब वो सब साइड। ठीक है,
अभी अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो लोग रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ये लोग जो CPVC रेजिन जो होता है उसके लिए जो केमिकल होता है वो ये लोग लेते हैं सेकिसॉल केमिकल लिमिटेड, और ये लोग रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, DCW लिमिटेड एंड केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड के ऊपर भी डिपेंड करते हैं PVC रेजिन के लिए। CPVC रेजिन के लिए लोग डिपेंड करते हैं सेकिसॉल और रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर, और DCW लिमिटेड के ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं रेजिन्स के लिए, जो PVC वाले पाइप्स रहते हैं, जो नॉर्मल वाले पाइप्स रहते हैं। अभी ये लोग का जो और एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर में कर रहे हैं, क्या कहते हैं, और अक्टूबर 2021 में ये लोग ने कंपनी ने अनाउंस करा था कि लोग फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर बिजनेस में जाएंगे, जिसका मार्केट पोटेंशियल ये लोग को लग रहा है कि 15,000 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। ठीक है, और जो सीरा जो करके कंपनी है, सीरा के CEO ने रिज़ाइन करा था, वही कंपनी वही मतलब जो अतुल सांघवी जो है वही ये इनके हेड मैनेज कर रहे हैं एस्ट्रल में, फॉसेट और सैनिटरी वेयर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, वो उनके डिवीजन हेड है। पेंट्स में भी अगर देखा जाए तो अप्रैल 2022 में कंपनी ने 51% स्टेक एक्वायर किया जेम पेंट्स में, और उसके बाद ये लोग ने वो कंपनी को भी अपने अंदर ले लिया। ठीक है, एज फॉर मैनेजमेंट दीज न्यू कैटेगरीज आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ ₹1500 करोड़ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टिल FY27 विद नो मेजर एडिशनल कैपेक्स। ये सबसे बड़ी बात है कि आप ग्रो तो कर रहे हो बट आपको ज़्यादा उसके ऊपर और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको पैसे लगाने थे अभी तक आपने लगा दिए। अभी छोटे मोटे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 100 रुपये में ये बिज़नेस मिल रहा है तो मैंने ऑलरेडी 80 रुपये लगा दिए हैं, अभी मुझे 20 रुपये खर्च करने हैं, वो भी कब तक, आज से 3 साल में लगातार करते हो तो मैं ये साल 5-6 रुपये खर्च करूँगा, अगले साल और 10-12 रुपये खर्च करूँगा, उसके अगले साल जो बचा हुआ 4-5 रुपये वो खर्च करूँगा, तो मुझे वापस 80 रुपये नहीं लगाने वो बिज़नेस से उतना रेवेन्यू निकालने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी ये लोग ने ब्रांड प्रमोशन जो एडवर्टीजमेंट सबके लिए बॉलीवुड एक्टर्स लोग के साथ कोलैब करा था, IPL में लोग ने किया था, रणवीर सिंह के साथ ये लोग ने 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, और उसके साथ ये लोग ने अल्लू अर्जुन के साथ भी लोग ने कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो अभी अगर यहाँ पर देखेंगे जो कि सबसे अच्छी बात है, एस्ट्रल स्पेंड्स नियरली 2 to 3% ऑफ नेट सेल्स ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट जब तक ये आप कंपनी के पास नहीं रहेगा तो उतना लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी मार्केट में है, और जितना लोगों को पता चलेगा उतना डिमांड आने की पॉसिबिलिटी है, और ऑब्वियसली फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रोडक्ट आपके मतलब फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट से या प्रमोशन से कहीं ना कहीं लीड मिलेगी, बट अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो डेफिनेटली फिर वो आगे 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 चलता ही रहेगा। ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल अच्छा लग रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि हम लोग को पता चली गया। हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.2%, और इन लोग का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है ऑन एन एवरेज सेल्स ग्रोथ इन लोग का 17.4% का चल रहा है पिछले 10 साल से, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि बुक वैल्यू 13-14% मैंने बोला था, बट ये 15% के आसपास ये लोग बता रहे हैं, तो 15% नहीं 15 गुना बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हम लोग सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर अगर हम लोग गए तो आप देखोगे जो इसकी सेल्स थी 2013 में 802 करोड़ की सेल्स थी, अभी वो बढ़कर 5,641 करोड़ की सेल हो गई है, यानी कि 7 गुना सेल्स बढ़ गई है। 11 साल में 7 गुना सेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अभी अगर मैं यहाँ पर आपको 2021 का नंबर बताऊँ तो आप देखोगे 3176 यानी 3200 करोड़ के आसपास की सेल थी, अभी यहाँ पर 5600 करोड़ की सेल हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ 2021 में 638 का था, अभी यहाँ पर बढ़ के 925 का हो गया है। ठीक है, यहाँ पर 60-70% ये लोग का क्या बोलते हैं सेल्स में इंक्रीज़ है, प्रॉफिट में भी आराम से 50% इंक्रीज़ है। अभी आप सोचते रहोगे कि सेल्स में अगर 70% इंक्रीज़ आया तो प्रॉफिट में 50% ही क्यों आया है, क्योंकि आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन पहले 2021 में 20% था, अभी वो घटकर 16% हो गया है। ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा बुरा फिर भी नहीं है। अभी एक और एक चीज़ आप लोग ये सोचते रहोगे कि मैं 2021 के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, जबकि मेरे पास डेटा पूरे 11 साल का है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, जिस लेवल पे अभी एस्ट्रल पाइप्स ट्रेड कर रहा है, सबसे पहले इस लेवल पे एस्ट्रल पाइप्स आया था 2021 में। ठीक है, तो ये जो प्राइस है वो 2021 का प्राइस है, और लेकिन जो अभी जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा अलग चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2021 के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ कि जो प्राइस है वो टाइम पे 2021 पे इस प्राइस पे आया था, जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स वो टाइम पे कैसे थे, और अभी फंडामेंटल्स कितने ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, फिर भी वही प्राइस पर हम लोग को मिल रहा है। तो मोटा मोटी हम लोग को क्या कहते हैं, जिसने 2021 में बाय करा अभी वो फिलहाल जीरो रिटर्न्स पे बैठा हुआ है, मतलब जिसने ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग कर लिया रहेगा उसने कर लिया रहेगा, बट जिसने अगर होल्ड करके रखा है तो मोटा मोटी अभी वापस नेट जीरो रिटर्न्स पे बैठा हुआ है बंदा।
ठीक है। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करेंगे तो 2021 में 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी बढ़कर वो 550 करोड़ के आसपास हो गया। तो इसके अंदर भी नहीं नहीं बोल के 30% का हाइक तो हम लोग को मिला है। अर्निंग्स पर शेयर में भी अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 15% था, अभी वो 15 रुपये था, अभी वो 20 रुपये 33 पैसे हो गया, यानी कि इसके अंदर भी 30% का आराम से हाइक हम लोग को मिला हुआ है। अभी अगर हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 10 साल, 5 साल और 3 साल के हिसाब से, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 18%, 5 साल में 18%, 3 साल में 21% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 10% है। सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 21% 10 साल में, 22% 5 साल में और 10% 3 साल में है जो प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस की बात करेंगे तो 27% 10 साल, 23% 5 साल, 1% 3 साल और -5% 5 साल में, जो कि अभी हम लोग को डेफिनेटली चार्ट पे तो दिख ही रहा था कि कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में चल रहा है। बट हम लोग मैं आपको ज़रूर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा वीडियो के एंड तक कि मुझे क्या लगता है। ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19% 10 साल में, 20% 5 साल में, 19% वापस 3 साल में और लास्ट ईयर का 18% है। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो लोग 19%, 18 से 19% के बीच में लोग रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है। बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। अभी अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करेंगे, जैसे कि वापस 230 करोड़ का रिजर्व्स था, वो बढ़कर 3160 करोड़ का रिजर्व्स हो गया, यानी कि 14 गुना रिजर्व्स बढ़ गए। 2021 से भी अगर बात करूँ तो 1876 करोड़ के रिजर्व्स थे, 3160 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, यानी कि उसके अंदर भी मोटा मोटी अगर आप लोग देखेंगे तो 5 से 6 टाइम, सॉरी 50-60 टाइम्स का अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स 80 करोड़ की थी और यहाँ पर 120 करोड़ के आसपास हो गई, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली 50 टाइम्स का इंक्रीज़ हुआ है। बट जिस हिसाब से कंपनी के पास रिजर्व्स है तो 119 करोड़ ये लोग के लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा अमाउंट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करेंगे तो 57 करोड़ का अभी फिलहाल 2021 में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, और अभी अगर देखा जाए तो 151 करोड़ का है। तो ये मोटा मोटी 2.5 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग रिजर्व्स इतना ज़्यादा है ना, अगर लोग और 200 करोड़ भी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डालेंगे ना तो भी ये बैलेंस शीट फिर भी अच्छी ही लगेगी। ठीक है, तो उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर हम लोग कैश फ्लो देख लेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोइंग है। ठीक है, किधर भी कुछ भी मुझे तो सिर्फ 2022 का एक साल लगता है जहाँ पर ये अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सिर्फ डिप हुआ है, फिर उसके बाद अच्छा खासा ग्रोइंग है। अभी भी अगर हम लोग नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो 80 करोड़ हम लोग पॉजिटिव में ही है। ठीक है, रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। रेशियोज़ अगर हम लोग देखेंगे, डेटर डेज 48 दिन का था पहले डेटा डेज 2013 में, 2021 में था 32 दिन और अभी वो कम होकर 24 दिन हो गया है। डेटा डेज जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया है, पहले तो आप अगर ध्यान दोगे तो 11 साल में ये लिटरली आधा हो गया है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 साल बाद ये और 10-12 दिन तक में आ जाएगा। डेटा डेज क्या होता है ना, कि अगर मैंने किसी को माल बेचा है तो वो बंदा मुझे माल का पैसा देने के लिए कितना टाइम लगा रहा है। तो ये मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 24 दिन के अंदर मुझे पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री डेज क्या होता है कि मेरा जो माल है गोडाउन में पड़ा हुआ है वो कितने दिन का माल है और कितने दिन में ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 100 दिन का मेरे पास माल पड़ा रहता है और 100 दिन के अंदर ये माल मेरे ख़त्म हो जाते हैं, जो कि अगेन ठीक ठाक सा नंबर है, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। क्योंकि ये सब कैसा है अभी, जैसे ये सब तो रोज़ रोज़ तो हम लोग खरीदते नहीं ना, पाइप सब सब तो रोज़ रोज़ खरीदेंगे नहीं, रोज़ रोज़ कंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जो बिल्डर्स वो सब होते हैं वो लोग भी एक टाइम पर ही खरीदेंगे। वो लोग मतलब जब वो लोग को बिल्डिंग्स बनाना है, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना है, वो लोग एक ही टाइम पे पूरा बल्क में माल खरीदेंगे, फिर उसके बाद लोग अपना काम शुरू करेंगे। वो लोग रोज़ रोज़ जाके जो भी पाइप है, एक पाइप दे दो, दो पाइप दे दो, वैसे तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए वो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट जो कि ठीक ठाक है, ये ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही चल रहा है। डेज पेएबल भी अगर हम लोग देखेंगे तो 2021 में 96 था, 2024 में 95 है, जिसके अंदर अगेन ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा हुआ नहीं, ठीक ठाक सा नंबर है। हमें हमेशा कहता हूँ 40 टू 60 डेज़ के बीच में, 45 टू 60 डेज, 70 डेज़ के बीच में अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा नंबर होता है। बट अगेन एज लॉन्ग एज अपने को फ़र्क नहीं पड़ रहा है फाइनेंशियल्स पे, तो कहीं ना कहीं अगर फिर 95 डेज़ हो चाहे फिर 195 डेज़ हो, फाइनेंशियल अगर अच्छे दिख रहा है तो चलता है। अभी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर मार्च 2017 की बात करेंगे तो मोटा मोटी 60% था प्रमोटर्स के पास, 14% है FIIs के पास, 10% है DII के पास और 16.5% के आसपास था पब्लिक के पास। यानी कि इससे अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 83 पॉइंट समथिंग 83.5% से ज़्यादा का माल प्रमोटर के पास था और 16.5% का माल या जो स्टॉक है वो पब्लिक के पास था। 2021 में वो घटकर हो गया
86% सॉरी बढ़कर हो गया प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईएस के पास, और पब्लिक के पास 14% से भी कम का माल आ गया। एफआईआईज ने 8% के लोग ने अपना स्टेक बढ़ाया, डीआईआईज ने 3% घटाया, प्रमोटर्स ने भी 3-4% घटाया। जो कि खरीदा एफआईआईज ने, वो लोग पब्लिक को नहीं बाल बेचा, लोग ने एफआईआईज को बेचा, जो कि अच्छी बात है। अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन की बात करेंगे सितंबर 2014 तक की, तो प्रमोटर्स के पास 54% है, ठीक है। डीआईआईज के पास अभी भी 22% है, एफआईआईज के पास 12.5% है, ठीक है। तो एफआईआईज ने यहाँ से यहाँ तक में 5% का ये लोग ने स्टेक बढ़ाया है। डीआईआईज ने सॉरी एफआईआईज ने थोड़ा सा कम किया है, डीआईआईज ने बढ़ाया है, और यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी 2021 से अभी तक में 1-1.5% लोगों ने कम किया है। बट सबसे अच्छी बात क्या है, पब्लिक के पास सिर्फ 11% का माल बढ़ा है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% जो स्टेक है वो बड़े बड़े प्लेयर्स के पास ही है। तो ये ज़्यादा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग्स ही देखना चाहिए, एफआईआईज डीआईएस की होल्डिंग भी देख लेना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग को समझना चाहिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो ये तो मेरे हिसाब से अभी तक एनालिसिस हो गया। बाय द वे, अगर आप यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, रेटिंग अपडेट्स, ये सब पीपीटी सब पढ़ोगे, कॉन कॉल सब देखोगे, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं हम लोग। अभी ये लोग का दो बिजनेस है, एक एडहेसिव बिजनेस है और दूसरा है पाइप बिजनेस। अभी एडहेसिव बिजनेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया है ब्लू विव कंसल्टिंग का लिया है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो जो इंडिया का एडहेसिव मार्केट साइज़ है, जो 2023 में जो लोग ने एस्टिमेट करा था वो $2.155 बिलियन का था, ठीक है। और ये 2030 में $3.057 बिलियन का हो सकता है, जिसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ 5.12 का बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो पीवीसी पाइप्स का है, अगर मैं इसको वापस ऊपर लेके जाऊँ, वापस ये सेम वेबसाइट से मैंने लिया ताकि किधर भी डेटा ऊपर नीचे ना लगे हम लोग को। अगर हम लोग देखेंगे तो 2022 में पाइप्स का बिजनेस जो कंसिडर किया था ये लोग ने, यूएस डॉलर के हिसाब से 177.71 मिलियन डॉलर्स था, यूएस के डॉलर्स के हिसाब से 2022 में। और जो ये लोग फोरकास्ट कर रहे हैं वो है 269.85 मिलियन यूएस डॉलर बाय 2029, और इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो है 7.21% का। मोटा मोटी अगर हम लोग दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो मोटा मोटी 12-13% के आसपास का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बन के आ रहा है। अगर हम लोग 12-13% भी कंसिडर नहीं करें तो 10% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ज़रूर बन के आ रहा है। अभी इसके अंदर मुझे क्या लगता है कि क्या ये सही बाय हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। अभी अगर मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, देखो 10% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ अच्छा नंबर है, बुरा नहीं है डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, जिस हिसाब से कंपनी ऑलरेडी एक्विजिशन जो सब कर रही है, जो लगा स्ट्रैटेजी है 2-3% का जो नेट सेल्स का पैसा एडवर्टीजमेंट प्रमोशन वो सब में डालना, यानी कि लोग अपना ब्रांड प्रेजेंस बना रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। साउथ के रीजन में ऑलरेडी लोग अच्छा प्रेजेंस है, वेस्ट में लोग अच्छा खासा प्रेजेंस है, जो नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी लोग का एडहेसिव वाला बिजनेस का अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो इससे ये तो समझ में आता है कि कंपनी ऑब्वियसली अभी एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है। अगर जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कंपनी चल रही है, उस हिसाब से अगर कंपनी को जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि भाई ये बिज़नेस में अभी अपने को थोड़ा सा क्या बोलते, थोड़ा सा हम लोग पीछे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इनोवेशंस करने का सोचेंगे। हम लोग को काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ आईटी बिजनेसेस में काम आती है, बैंकिंग वो सब में काम आती है, ऐप्स में काम आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा ये सब जो बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, उसके अंदर भी आईटी या जो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है, जैसे अभी पाइप का एक नॉर्मल डिज़ाइन है, एक गोल जैसा डिज़ाइन है, करेक्ट, लेकिन वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो पाइप टूटेगा नहीं, लीकेज नहीं होगा, उसका एक अलग डिज़ाइन बनाना होता है। तो वो सब कुछ में भी एक अच्छा खासा रिसर्च टीम लगता है। तो ये लोग वो सब रिसर्च करके अपनी पाइप का क्वालिटी अच्छा करने का सोच सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा, या फिर जैसा लीड फ्री पाइप ये लोग ने जो 2004 में ये लोग ने लेके आया था, वैसा कुछ और इनोवेशन सोच सकते हैं जिससे कंपनी का और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो सकता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा मुझे क्या लगता है कि जो ये एस्टिमेशन है 7% और 5% का, ये शायद और ज़्यादा बढ़ सकता है। रीज़न बिकॉज मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, आप अभी यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब पे आप देखते रहोगे कि आपके आसपास के एरिया का आपको बिल्डिंग्स का ऐड आ रहा है, या किसी मॉल बन रहा है उसका ऐड आ रहा है, या फिर आप कितनी बार गूगल भी खोल लोगे तो काफ़ी बारी एड्स आते जाते रहते हैं कि ये जगह पे इतनी इतनी सारी बिल्डिंग्स सब बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने काम कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी ये लोग का प्रेजेंस तो बना हुआ है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है ये लोग का।
तो उस हिसाब से जो सेक्टर है, मतलब ये मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नहीं है, ठीक है, ये प्लम्बिंग पाइपिंग सेक्टर्स में अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो, बट अगर जो इसका जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अगर ग्रो होगा ऑब्वियसली फिर वो जो कंपनी है वो लोग को तो किधर ना किधर से माल उठाना पड़ेगा। तो वन ऑफ द प्लेयर्स कुड बी एस्ट्रल लिमिटेड, तो उससे ये लोग की सेल्स में ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, बढ़ सकती है सेल्स। अभी अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल और टेक्निकल्स के हिसाब से, फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा इधर कुछ बुरा नहीं लग रहा है, जो इन्वेंट्री डेज वो सब वाले रेशो से थोड़े बहुत वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे लगे मुझे, बट बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स ग्रो हो रही है, ऑपरेशंस मार्जिन ज़रूर कम हो गए बट इतने ज़्यादा भी कम नहीं हुए कि कंपनी को ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या लॉस मेकिंग हो गई या प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। प्रॉफिट अभी भी 2021 के हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो प्रॉफिट अभी भी अच्छे खासे ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं कंपनी के। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जैसा हम लोग ने मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा कि भाई ऑलरेडी ये एक लेवल है, ये लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये एक वैल्यू बाय हो सकता है। बट वैल्यू बाय भी मैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कि जब भी वैल्यू बाय भी हो ना, अगर मैं उसको दो दो चीज़ों के हिसाब से मुझे मैं स्टॉक्स पिक करता हूँ, एक तो लॉन्ग टर्म हो, एक शॉर्ट टर्म हो। अगर लॉन्ग टर्म है तो काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ब्लू चिप कंपनीज होती है, HDFC हो गया, HUL हो गया, जो भी होगा, अगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये सब मुझे जो भाव में मिले, जो सस्ते में मिले, मैं अपने पोर्टफोलियो में डाल दूंगा। बट जो थोड़ी बहुत ग्रोइंग कंपनीज होती है तो उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं मोमेंटम भी राइड करने का सोचता हूँ। तो जैसे अगर जैसे यहाँ कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है, अगर वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हो गया है तो मैं वहाँ पर ऑब्वियसली और स्टॉक्स अपने ऐड कर सकता हूँ और वो मोमेंटम भी राइड कर सकता हूँ। फिर जैसे ही वापस थोड़ा पुल बैक आएगा तो उसके बाद और स्टॉक्स ऐड करके वापस वो मोमेंटम राइड कर सकता हूँ। साथ ही साथ फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरा एक टारगेट आ गया, मैंने वहाँ पर 50,000 रुपये के शेयर्स बेच दिए, वो 50,000 रुपये मैंने कोई दूसरे शेयर में लगा दिया, तो वहाँ पर मेरा ऑलरेडी 50,000 रुपये का जो मैंने पहली कंपनी में डालता वो पैसे तो पड़े हुए ही है, और दूसरे कंपनी में मैंने 50,000 रुपये डाल दिए। फिर वो कंपनी का मैंने ग्रोथ देख के, मतलब जितना भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा वो मैंने निकाल के दूसरे इसमें डाल दिया। तो इधर मेरा 50,000 के लिए लॉन्ग टर्म में तो बन ही रहा है, मतलब मैंने 1 लाख रुपये डाले थे, जो शॉर्ट टर्म में मैंने 50,000 रुपये बुक कर दिया और 50,000 रुपये मेरा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म में ग्रो कर ही रहा है। अनटिल अनलेस अगर मुझे फंडामेंटल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा है, ख़राब हो गया, तब जाके मैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एग्जिट करने का सोच सकता हूँ। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फ़िलहाल ये अभी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मुझे बाय या सेल नहीं लग रहा है, मुझे वेट लग रहा है, बट फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू बाय कहीं ना कहीं ज़रूर लग रहा है। आप कमेंट करके बताना कि आपको ओवरऑल एनालिसिस कैसा लगा, कंपनी आपको कैसी लग रही, फंडामेंटल टेक्निकल ओवरऑल जो सेक्टर है, इंडस्ट्री है, वो आपको कैसा लग रहा है कि या ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि यहाँ पर ये 8-10% पर ही रुक जाएगी। ज़रूर आप कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो और सब दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।